नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान के इस UPHESC संस्कृत पाठ्यक्रम 2023 अर्थात उत्तर प्रदेश हायर के अंतर्गत जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में विभाजित है। तो 10 इकाइयों में पहली इकाई के अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं उनमें है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय ये कॉमन सी हेडिंग हो गई। फिर इसके अंतर्गत जो पॉइंट पॉइंट करके चीज़ें आ रही हैं उनमें है वेदों का काल। तो वेदों का काल निर्धारण किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार, ए वेबर के अनुसार, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्स और भारतीय परंपरागत विचार। तो इस प्रकार वेदों के काल निर्धारण के संबंध में जो अध्ययन करना है हम लोगों को वह इन विद्वानों के दृष्टिकोण में अध्ययन करना है। तो अर्थात मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक और एम विंटरनिट जी के क्या मत हैं वेदों के काल के संबंध में तो इनके दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। फिर अंततः भारतीय परंपरागत विचार क्या है वेदों के काल के संबंध में इनका अध्ययन करना है। फिर संहिता साहित्य आ रहा है। इस प्रकार दूसरे बिंदु में संहिता साहित्य आ रहा है। तो संहिता साहित्य में हमारे चारों वेद आ जाते हैं। चारों वेद और उपवेद सब संहिता साहित्य में आएंगे। अब इसके पश्चात जो बिंदु आ रहा है वह है संवाद सूक्त। तो संवाद सूक्त में किनके संवाद का अध्ययन करना है? तो पुरुरवा उर्वशी संबंधी जो समाज सूक्त है उनका अध्ययन करना है। यम यमी संबंधी जो समाज सूक्त है उनको पढ़ना है। शर्मा पड़ी और विश्वामित्र नदी संबंधी जो समाज सूक्त है उनका अध्ययन करना है। फिर ब्राह्मण साहित्य आएगा। तो जैसे संहिताएं 4 हैं तो प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, तो उनके संबंध में सामान्य अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। फिर आरण्यक साहित्य। तो प्रत्येक संहिता के अपने आरण्यक ग्रंथ भी होते हैं, तो उसी दृष्टिकोण में प्रत्येक संहिता संबंधी जितने आरण्य ग्रंथ आ रहे हैं उनकी विषय वस्तु क्या है इत्यादि के विषय में सामान्य अध्ययन करना है। फिर वेदांग साहित्य आ रहा है। वेदांग को हम लोग जानते हैं कि 6 भागों में बांटा गया है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इनके संबंध में इनकी विषय वस्तु क्या है और इनके सिद्धांत क्या हैं इत्यादि के विषय में सामान्य अध्ययन करना है। तो कुल मिला के यह जो इकाई आ रही है इस इकाई का सामान्य अध्ययन करना है। अब इकाई 2 के अंतर्गत वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। तो इसका अभिप्राय है कि यह यूनिट अच्छे से तैयार करनी होगी, अर्थात इस यूनिट का गहन अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट अध्ययन आ रहा है। तो विशिष्ट अध्ययन किनका करना है? निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन करना है। तो पहले ऋग्वेद से दे रहे हैं। ऋग्वेद से जिन सूक्तों का अध्ययन करना है उनकी संख्या 13 है। तो पहला है अग्नि सूक्त 1.1 करके यहाँ तक अध्ययन करना है। फिर वरुण सूक्त है, तो वरुण सूक्त कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? तो 1.25 तक का अध्ययन करना है। फिर सूर्य सूक्त इसको 1.125 तक पढ़ना है। फिर इंद्र सूक्त, तो इंद्र सूक्त 2.12 तक पढ़ना है। तो उषस सूक्त का अध्ययन कहाँ से करना है? 3.61 तक अध्ययन करना है। पर्जन्य सूक्त का अध्ययन करना है 5.83। फिर अक्ष सूक्त का अध्ययन करना है 10.34। ज्ञान सूक्त का अध्ययन करना है 10.34। फिर ज्ञान सूक्त फिर से आ रहा है, तो यह डिफरेंट है। तो इस ज्ञान सूक्त का अध्ययन 10.71 तक अध्ययन करना है। फिर पुरुष सूक्त आ रहा है, इसका 10.90 अध्ययन करना है। फिर हिरण्यगर्भ सूक्त आ रहा है 11वें नंबर पे, तो इसका 10.121 इतना अध्ययन करना है। फिर वाक सूक्त आ रहा है, तो वाक सूक्त कहाँ तक पढ़ना है? 10.125। फिर नासदी सूक्त आ रहा है, तो नास्तिक सूक्त कहाँ तक पढ़ना है? तो इसको दिया जा रहा है कि 10.129 तक पढ़ना है। अब शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत शिव संकल्प सूक्त पढ़ने हम लोगों को, तो कहाँ तक? अध्याय 34 का 1 से लेकर 6 सूक्त पढ़ना है। फिर प्रजापति सूक्त भी पढ़ना है, तो वह भी किस अध्याय से? तो अध्याय 23 का 1 से लेकर 5 तक अध्ययन करना होगा। फिर अथर्ववेद से जिन सूक्तों का अध्ययन करना है वे हैं राष्ट्राभिवर्धनम, तो यह 1.29 अध्ययन करना है। फिर काल सूक्त है, तो यह
10.53 है। फिर पृथ्वी सूक्त पढ़ना है और यह 12.1 ये इस सूक्त का नंबर है। फिर इसके पश्चात दूसरे नंबर पे ब्राह्मण साहित्य आ रहा है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण साहित्य का क्या प्रतिपाद्य विषय है इसका अध्ययन करना है। विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र कितने प्रकार के होते हैं, दर्श पूर्णमास यज्ञ क्या है, पंच महायज्ञ क्या है, आख्यान, आख्यान दो हैं, शुनशेपाख्यान और वांगमनस आख्यान। तो दो आख्यानों का अध्ययन करना है। और प्रतिपाद्य विषय, विधि, उसके प्रकार, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास और पंच महायज्ञ के विषय में अध्ययन करना है। फिर उपनिषद साहित्य में निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करना है। तो कौन कौन से उपनिषदों के संबंध में इन सब का अध्ययन करना है? वह है ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद एवं श्वेताश्वतर उपनिषद। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 उपनिषद आ रहे हैं। इन 6 प्रमुख उपनिषदों की प्रमुख अवधारणाओं का विषय वस्तु का अध्ययन करना है। अब इस इकाई में और जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत 4 नंबर का जो पॉइंट आ रहा है इसमें दिया जा रहा है कि वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। तो इस शीर्षक के अंतर्गत बहुत सारे सब शीर्षक या पॉइंट आ रहे हैं। तो उनमें पहला है ऋक् प्रातिशाख्य निम्नलिखित परिभाषाएं। ऋक् प्रातिशाख्य से निम्नलिखित परिभाषाएं आएंगी। कौन कौन सी? तो समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य एवं रिफित। फिर निरुक्त का नंबर आता है। तो निरुक्त से पहले अध्याय 1 तथा 2 दिया जा रहा है और फिर बिंद बिंद करके चीज़ें आ रही हैं कि 4 पद, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ। इसके पश्चात निरुक्त अध्ययन के उद्देश्य, यह पॉइंट आ रहा है। फिर निर्वचन सिद्धांत, फिर निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। तो किनकी व्युत्पत्ति पढ़नी है? आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, जातवेदश, वैश्वानर और निघंटु। निरुक्त से संबंधित और भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। निरुक्त के अंतर्गत और जो चीज़ें आ रही हैं, तो इस पॉइंट में निरुक्त दिया जा रहा है और वो भी अध्याय 7 का दैवत कांड। तो निरुक्त अध्याय 7 का निरुक्त अध्याय 7 दैवत कांड पूरा पढ़ना है। इसके पश्चात वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के विषय में अध्ययन करना है। फिर वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। तो इकाई 2 में इतनी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आ रही हैं और इनका विशिष्ट अध्ययन करना है। इसका अभिप्राय है कि इनका गहन अध्ययन और समग्र रूप से पढ़ना है। तो समग्र रूप से भी पढ़ना है, गहन अध्ययन भी करना है। जहाँ जहाँ विशिष्ट अध्ययन लिखा है उनको वैसे ही पढ़ना है और जहाँ जहाँ सामान्य कॉमन रूप से कहा जा रहा है उनका सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मुख्य मुख्य चीज़ें जो आ रही हैं वही पढ़नी है और एक आउटलाइन के समान इनका अध्ययन करना है। तो दर्शन साहित्य, दर्शन साहित्य अब इकाई 3 आ रही है और इसका भी, इस इकाई का भी सामान्य अध्ययन करना है। तो इस प्रकार दर्शन साहित्य, इसमें प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। तो हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं और 3 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। तो सभी दर्शनों का यहाँ पे दिया गया है कि प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। इसमें प्रमाण मीमांसा, दर्शनों के अंतर्गत प्रमाण इत्यादि क्या है इनके विषय में पढ़ना है। तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। तो प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। और किन दर्शनों के संबंध में इन 3 चीज़ों का अध्ययन करना है? चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में इन 3 चीज़ों का, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा का अध्ययन करना है। तो इस पॉइंट का देखिए सामान्य अध्ययन करना है। तो जिस जिस पॉइंट का सामान्य अध्ययन करना है उसके सामने ऐसे स्टार लगाते चलना है ताकि ये क्लियर रहे कि किनका सामान्य अध्ययन करना है और किनका, किस इकाई का सामान्य अध्ययन करना है और किस इकाई का विशेष अध्ययन करना है, अर्थात डीप स्टडी करनी है। अब इकाई 4 में दिया जा रहा है कि दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो ये विशिष्ट अध्ययन है अर्थात इसका डीप अध्ययन करना है, इसलिए इसको ऐसे इम्पॉर्टेंट करके रखना है।
जिनका सामान्य अध्ययन करना है, जिन इकाइयों का सामान्य अध्ययन करना है उन पे स्टार बना के रखिए, और जिन इकाइयों का विशिष्ट अध्ययन करना है उन पे इम्पोर्टेंट लिखना चाहिए। तो ये सब हेडिंग ख के अंतर्गत है, दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। तो किनका विशिष्ट अध्ययन करना है? ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका में भी सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग एवं कैवल्य के विषय में विशेष अध्ययन करना, विशिष्ट अध्ययन करना है। फिर सदानंद का वेदांत सार। तो वेदांत सार के संबंध में क्या विशिष्ट अध्ययन करना है? अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, फिर लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य एवं जीवन मुक्ति के विषय में विशिष्ट अध्ययन करना है। फिर अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह आ रहा है और केशव मिश्र की तर्क भाषा। तो इन दोनों ही ग्रंथों में सम्मिलित रूप से जिन चीज़ों को पढ़ना है वह है पदार्थ, कारण, प्रमाण। तो प्रमाण में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, फिर प्रामाण्यवाद एवं प्रमेय का विशिष्ट अध्ययन करना है। अब इकाई 4 के अंतर्गत विशिष्ट अध्ययन किनका करना है? लघुअक्षरी भास्कर के अर्थ संग्रह का विशिष्ट अध्ययन करना है। फिर पतंजल के योग सूत्र को पढ़ना है। तो पतंजल का योग सूत्र जिस पर वेदव्यास ने भाष्य लिखा है, तो वही व्यास भाष्य योग सूत्र पर पढ़ना है। और इसमें भी चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि एवं कैवल्य का अध्ययन करना है। बादरायण का ब्रह्मसूत्र जिस पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है, तो उस शंकर भाष्य का 1.1 का अध्ययन करना है। फिर चौथे नंबर पे आ रहा है विश्वनाथ पंचानन कृत न्याय सिद्धांत मुक्तावली। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली कहाँ तक पढ़नी है? अनुमान खंड पढ़ना है इसका। इसके पश्चात 5वें नंबर पे सर्वदर्शन संग्रह आ रहा है। तो सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार जैन मत एवं बौद्ध मत का अध्ययन करना है। अब 5वीं इकाई में आ रहा है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। तो व्याकरण एवं भाषा विज्ञान ये दोनों सम्मिलित रूप से आ रहे हैं और इनका अध्ययन कैसे करना है? तो सामान्य परिचय। तो स्पष्ट है कि 5वीं इकाई का सामान्य अध्ययन करना है। तो सामान्य परिचय है, हेडिंग का देके, सब हेडिंग का देके दे रहे हैं कि सामान्य परिचय। तो निम्नलिखित आचार्यों का परिचय। सामान्य परिचय में इन आचार्यों का सामान्य परिचय करना है। तो इन आचार्यों के विषय में सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय का अभिप्राय है कि इनके विषय में सामान्य जानकारी, कॉमन रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो किनके विषय में? पाणिनि, कात्यायन, पतंजल, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी व सारस्वत व्याकरणकार। तो ये सभी व्याकरण है। तो व्याकरण शास्त्र का इतिहास के अंतर्गत ये सारे आचार्य आते हैं, इनके विषय में पढ़ना होता है। फिर पाणिनि शिक्षा। तो पाणिनि शिक्षा का भी सामान्य रूप से अध्ययन करना है। तो इसके पश्चात भाषा विज्ञान आ रहा है। तो भाषा विज्ञान में भी भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, और वर्गीकरण किस आधार पर? तो आकृति मूलक, आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर। तो इसीलिए आकृति मूलक व पारिवारिक मूलक कहा जा रहा है, परिवार मूलक या आकृति मूलक। फिर इसके पश्चात ध्वनियों का वर्गीकरण। तो ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में। तो ये ध्वनियों का वर्गीकरण तो करना है, किंतु संस्कृत भाषा को ध्यान में रखकर उसी के संदर्भ में यह अध्ययन करना है। फिर मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम में मुख्यतः आते हैं ग्रिम, ग्रासमान एवं वर्नर। तो इन तीनों के विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अर्थ परिवर्तन की दशाएं, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, क्या कारण हुआ करता है इत्यादि, एवं कारण। तो अर्थ परिवर्तन की दशाएं एवं कारण आ जाएगा इस हेडिंग में। फिर वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपी परिवार का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय कुल मिला के यह यूनिट इस यूनिट का सामान्य अध्ययन करना चाहिए हम लोगों को। तो सामान्य परिचय। फिर वैदिक स्वर एवं लौकिक स्वर में अंतर, वैदिक संस्कृत स्वर कैसे होते हैं और उनके उच्चारण की विधि क्या होती है, लौकिक स्वर कैसे होते हैं, लौकिक संस्कृत के जो स्वर इत्यादि हैं उनके विषय में, दोनों में क्या भेद है, इस विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। ये हो गया इस यूनिट का विश्लेषण। इस यूनिट का सामान्य रूप से अध्ययन करना है, तो यहाँ पे स्टार बना दीजिएगा। अब इकाई 6 में सब हेडिंग ख आ रही है। इकाई 5 में सब हेडिंग क आ रही थी
और उसमें व्याकरण साहित्य का इतिहास, व्याकरणाचार्यों के विषय में सामान्य अध्ययन करना था, भाषा विज्ञान के विषय में सामान्य अध्ययन करना था। अब ये 6 इकाई में सब हेडिंग ख दे के कह रहे हैं कि व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। तो अब ये यूनिट विशिष्ट अध्ययन करने के लिए है। तो इसका अभिप्राय है कि इस यूनिट का गहन अध्ययन करना है हम लोगों को, तो ऐसे इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। जो यूनिट अच्छे से पढ़ना है, उनका गहन अध्ययन करना है, उन पे ऐसे इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि किसका सामान्य रूप से अध्ययन करना है, किसका विशिष्ट अध्ययन करना है। तो विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत क्या आ रहा है, व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। तो व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किनका विशेष अध्ययन करना, अर्थात किनको पूरी तरह से तैयार कर लेना है, जिनसे मेरिट निर्धारण होगा। तो परिभाषाएं में संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि। तो संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ, सर्वनाम तथा निष्ठा। तो ये कुल संज्ञाएं हैं। कुल इनकी संख्या कितनी आ रही है, 19 आ रही है। तो ये सारी संज्ञाएं, परिभाषाएं हैं, इनको याद किए रहना है। बस इनके सूत्र याद किए रहना है कि किससे इनकी संज्ञा हो रही है। संहिता संज्ञा हो रही है तो किस सूत्र से हो रही है, बस इतना तैयार किए रहना है। फिर इसके पश्चात संधि आ रहा है। तो संधि में क्या क्या पढ़ना है, अच संधि, हल संधि एवं विसर्ग संधि। तो संधि प्रकरण पूरा तैयार करना है, और वह भी किसके आधार पर, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तैयार करना है इसको। एक बिंदु है, इस बिंदु का विशेष अध्ययन करना है। कुल मिला के इकाई 6 का विशेष अध्ययन करना है। तो विशेष अध्ययन पूरा याद किए रहना है। विशेष अध्ययन में जिनके लिए विशेष कहा जा रहा है, विशेष अध्ययन कहा जा रहा है, तो उनका अभिप्राय है कि वे पूरे तैयार होने चाहिए, क्योंकि मेरिट का निर्धारण इन्हीं इकाइयों से होगा। जो बिंदु आ रहा है सुबंत, तो सुबंत को भी 2 भागों में बांटा गया है, अजंत संज्ञा, हलंत संज्ञा। तो अजंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। हलंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो पहले मोटा मोटा 2 भागों में बांटा जाता है इनको, फिर इनको 3 भागों में लिंग के अनुसार बांटा जाता है। तो अजंत के अंतर्गत देखिए कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, अर्थात संज्ञाएं कौन कौन सी तैयार करनी है, उनके शब्द रूप तैयार करने हैं। तो यहाँ पे राम, सर्व, तीनों लिंगों में इनका अध्ययन करना है, ये तैयार होने चाहिए। विश्वपा, हरि, त्रि, इनका भी तीनों लिंगों में ही अध्ययन करना है, इनको तैयार करना है। और यहाँ पे सखी, सुधी, सखी सुधी। तो इसका अभिप्राय यहाँ पे दीर्घ इकार वाला सखी आ रहा है। सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, वारी। तो सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी तथा मधु। इसके पश्चात तो इनको ऐसे, ये देखिए, ये गुरु है तो ये उकारांत पुल्लिंग है, सुधी है तो ये दीर्घ इकार है, सखी भी दीर्घ इकार ही हो जाएगा, पितृ ये ऋकारांत है, गौ ये ओकारांत है, रमा आकारांत स्त्रीलिंग का है, मति इकारांत है। इसी प्रकार ये स्वरांत संज्ञाएं हैं। तो संज्ञाओं में भी विभिन्न स्वरों के आधार पर जिनका अंत हो रहा है, विभिन्न स्वरों से जिनका अंत हो रहा है, ऐसी संज्ञाएं याद करनी है। फिर हलंत के अंतर्गत देखिए लिह, विश्ववाह, चतुर। तो लिह, विश्ववाह, चतुर, इनका तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अध्ययन करना है। फिर इदम, ये मकारांत सर्वनाम है, तो इसका भी तीनों लिंगों में ही अध्ययन करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। फिर किम, यह भी मकारांत है, इसका भी तीनों लिंगों में अध्ययन करना है। तत्, ये दकारांत है, इसका भी तीनों लिंगों में अध्ययन करना है। राजन, मघवन, ये नकारांत पथिन, राजन, मघवन, पथिन, ये ये सकारांत संज्ञाएं हैं। तो राजन, मघवन, पथिन ये नकारांत संज्ञाएं हैं। विद्वस, विद्वस ये सकारांत है। अस्मद, फिर अस्मद, युष्मद, तो ये सर्वनाम है दोनों। इस प्रकार है सुबंत प्रकरण में इतनी चीजें आ रही हैं। स्वरांत, व्यंजनांत, विभिन्न व्यंजनों में अंत होने वाली संज्ञाएं आ रही हैं, विभिन्न स्वरों में अंत होने वाली संज्ञाएं आ रही हैं तीनों लिंगों में। तो इस प्रकार इनका गहन अध्ययन करना है, ये सब तैयार होने चाहिए। अब छठी इकाई में और जो चीज़ें व्याकरण से आ रही हैं, तो इतना पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात और भी व्याकरण से बिंदु आ रहे हैं, पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर शेष को पढ़ेंगे। तो अब छठी इकाई में जो व्याकरण संबंधी और चीज़ें आ रही हैं वह है समास। तो समास कितना तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है, तो कह रहे हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कुल मिला के जो
और ये तैयार किससे करना है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तैयार करना है। तो इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है वो पूरा तैयार होना चाहिए और बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तद्धित में देखिए, तद्धित में कहाँ से तैयार करना है? तो 2 प्रकरण है तद्धित में, अपत्याधिकार एवं मत्वर्थीय। तो अपत्याधिकार एवं मत्वर्थीय तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है? तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसको तैयार करना है। ये 2 प्रकरण है, अपत्याधिकार और मत्वर्थी। सिद्धांत कौमुदी से इनको पढ़ना है। फिर तिंगंत आ रहा है, तो तिंगंत में कौन कौन सी क्रियाएं तैयार करनी है, धातु रूप तैयार करने हैं। तो इनमें आ रहे हैं कि भू, एध, अद, अस, हु, दिव, शुई, तुद, तन, क्री, रुध, क्री और चुर, इतनी धातुएं तैयार करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 धातुएं, 13 धातु रूप तैयार करने हैं। 13 धातुएं दी गई हैं तो 13 धातु रूप तैयार करने हैं। फिर प्रत्यांत, तो प्रत्यांत में क्या चीजें आ रहे हैं? ऋजंत, ऋजंत सन्नंत, यंगंत, यंग लुगंत, ऋजंत सन्नंत, यंगंत, यंग लुगंत और नाम धातुओं का अध्ययन करना है। और तिंगंत प्रकरण है, तिंगंत का उत्तरार्ध भाग है, तो इनको तैयार करना है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के ही अनुसार इनको भी तैयार करना होगा। कृदंत, तो कृदंत में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, न्यत, क्यप, शत्र, शानच, त्वा, अक्त, तवतु, तुमुन एवं डमुल प्रत्यय, इतने प्रत्यय तैयार करने हैं। और स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, तो ये पूरा प्रकरण अर्थात प्रत्ययांत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तैयार करने, अर्थात ये तीनों प्रत्यांत, ऋजंत, सन्नंत, यंगंत, यंग लुंगंत, नाम धातु, तव्यत, तव्य, तव्यत, अनियर, यत, क्यप, न्यत, यत, न्यत, क्यप, शत्र, शान, चक्त्वा, त, अक्ता, तवतु, तुमुन, डमुल और स्त्री प्रत्यय, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अपत्याधिकार और मत्वर्थीय ये तद्धित प्रत्यय पढ़ने हैं। बाकी सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही आ रहे हैं। और हाँ, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तो ये हो गया, कारक प्रकरण दे रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण पढ़ना है। परस्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इस छठी इकाई में व्याकरण के अंतर्गत 3 चीजें आ रही हैं। कारक प्रकरण आ रहा है, परस्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आ रहा है, तद्धित अपत्याधिकार एवं मत्वर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है और बाकी चीजें सब लघु सिद्धांत कौमुदी से तैयार करनी है। अब इकाई 6 में व्याकरण संबंधी जो और चीजें आ रही हैं वो है महाभाष्य। तो महाभाष्य का पशपशान्हिक प्रकरण तैयार करना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आएंगे? तो बताया जा रहा है कि शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, पशपशान्हिक अर्थात महाभाष्य के अनुसार व्याकरण की परिभाषा क्या है, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति, ये इतने बिंदु आ रहे हैं महाभाष्य के पशपशान्हिक प्रकरण से। तो ये सब बहुत अच्छे से तैयार करना है, डीप स्टडी करनी है इनकी। फिर वाक्य पदीयम आ रहा है, वाक्य पदीयम में 3 कांड हैं, तो सिर्फ ब्रह्म कांड पढ़ना है और इसमें भी कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं ये बताया जा रहा है। पहले स्फोट का स्वरूप पढ़ना है, फिर शब्द ब्रह्म का स्वरूप और शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ क्या हैं, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध और शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, फिर भाषा के प्रकार एवं भाषा के प्रकार। इतने बिंदु ये जो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एवं 6 7 बिंदु आ रहे हैं। तो ये सातों बिंदु वाक्य पदीयम से तैयार करने हैं। अब इकाई 7वें में संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय आ रहा है। तो इस इकाई का कॉमन अध्ययन करना हम लोगों को, सामान्य अध्ययन। तो इसको स्टार बना के रख सकते हैं, सामान्य अध्ययन करना है इस इकाई का। और सब हेडिंग क डाल रहे हैं, तो क डाल के दिया जा रहा है कि निम्नलिखित का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय का अभिप्राय है कि सामान्य अध्ययन करना है हम लोगों को। तो किन के विषय में सामान्य अध्ययन करना है? भास, अश्वघोष, कालिदास, ये सब संस्कृत साहित्य और काव्यशास्त्र, छंद तीनों को कंक्लूड कर रहे हैं। तो संस्कृत साहित्य में ये सब आएंगे, भाष, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति और भट्ट नारायण, बिल्हड़, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर, भास्कर, वणैकर। तो इतने जो राइटर हैं संस्कृत के, ये प्रसिद्ध सब कवि हैं, महाकवि हैं, इनके विषय में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इनकी रचनाओं के विषय में, इनके जीवन काल के विषय में और इनके जीवन के विषय में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। फिर इसके पश्चात यह काव्यशास्त्र, तो काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय,
अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय तथा औचित्य संप्रदाय। अर्थात इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है और कौन कौन से आचार्य इन संप्रदायों के, इन विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर आ रहा है तीसरा जो बिंदु आ रहा है इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लांजाइनस और क्रोंचे के अनुसार क्या क्या अपनी धारणाएं हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, इसका सामान्य अध्ययन हम लोगों को करना है। अब इकाई 8 का विशिष्ट अध्ययन करना है, अर्थात इन विशिष्ट इकाइयों को जिनका विशेष अध्ययन करना है, इन्हीं इकाइयों से मेरिट का निर्धारण होगा। तो विशिष्ट अध्ययन का अभिप्राय है कि ये सब तैयार होने चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन, किनका किनका विशिष्ट अध्ययन, तो पद्य में पहले पद्य, फिर नाट्य, फिर गद्य, फिर चंपू। तो पूरे लिटरेचर को 4 भागों में बांटा गया है। तो पद्य में बुद्धचरितम आएगा। बुद्धचरितम ये महाकाव्य है अश्वघोष का। प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है हम लोगों को। रघुवंशम ये महाकवि कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। प्रथम सर्ग इसका भी पढ़ना है। क्रियार्तार्जुनीयम ये भी महाकाव्य है भारवी का। प्रथम सर्ग इसका भी अध्ययन, प्रथम सर्ग को ही पढ़ना है। और शिशुपाल वधम माघ की कृति है, ये भी महाकाव्य है, प्रथम सर्ग पढ़ना है। दशधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है, इसको भी प्रथम ही पढ़ना है। तो प्रथम प्रथम सर्ग आ रहे हैं सभी, प्रथम सर्ग प्रथम सर्ग प्रथम सर्ग सब प्रथम सर्ग ही आ रहे हैं। इसके पश्चात नाट्य साहित्य में, तो नाट्य साहित्य में देखिए स्वप्नवासव दत्तम आ रहा है, विज्ञान शाकुंतलम आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ और नहीं दिया जा रहा है, इसका अभिप्राय है कि पूरा अध्ययन करना है। स्वप्नवासव दत्तम पूरा पढ़ना है, विज्ञान शाकुंतलम पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। वेड़ी संहारम पूरा पढ़ना है, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृक्षकटिकम। तो कुल मिला के 7 नाटक आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 नाट्य कृतियाँ आ रही है, सातों का अध्ययन करना है, विशिष्ट अध्ययन करना है। इसके पश्चात गद्य में 10 कुमार चरितम आ रहा है। 10 कुमार चरितम पूरा नहीं पढ़ना है, केवल अष्टम उच्छ्वास पढ़ना है। दंडी की रचना है ये। हर्ष चरितम, तो हर्ष चरितम का भी मात्र पंचम उच्छ्वास पढ़ना है, ये महाकवि बाणभट्ट की कृति है। फिर कादम्बरी, तो कादम्बरी में शुक्नाशोपदेश ये प्रकरण मात्र पढ़ना है। चंपू काव्य में नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। तो कादम्बरी का शुक्नाशोपदेश है, शुक्नाशोपदेश मात्र पढ़ना है और ये पढ़ाया जा चुका है उदयाचलम संस्थान पे, ये प्लेलिस्ट में डलवा देंगे। अब काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, साहित्य दर्पण पढ़ना है। साहित्य दर्पण में भी काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति में संकेत ग्रह, अभिधा लक्षणा व्यंजना, काव्य के भेद पढ़ने हैं चतुर्थ परिच्छेद के आधार पर। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद के आधार पर फिर श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य में गद्य पद्य मिश्र काव्य का लक्षण। तो ये इस प्रकार ये छठे परिच्छेद के अंतर्गत आएगा। अब काव्य शास्त्र में काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है, इसके अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो काव्य का लक्षण पढ़ना है, काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य प्रयोजन पढ़ना है इस ग्रंथ के अनुसार, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार जो रस भरत के रस सूत्र पर विमर्श किया गया है, चिंतन किया गया है, उनका अध्ययन करना है, अच्छे से अध्ययन करना है। फिर रस दोष कितने हैं, काव्य गुण कितने हैं, व्यंजनावृत्ति की स्थापना कैसे की है इन्होंने पंचम उल्लास के आधार पर। तो इस प्रकार पूरा प्रथम उल्लास, थोड़ा बहुत दूसरा उल्लास लिया जाएगा, फिर पूरा चतुर्थ उल्लास, पंचम उल्लास और अलंकारों के लिए 9वां 10वां उल्लास पढ़ना होगा। तो अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार में आएंगे। अर्थालंकार में उपमा, तो ये सब इसके लिए 9वां उल्लास पढ़ना होगा काव्य प्रकाश का। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपन्नोति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर एवं संसृष्टि, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। तो अलंकारों की संख्या कुल आ रही है 18। शब्दालंकार के लिए काव्य प्रकाश का 9वां उल्लास पढ़ना होगा, अर्थालंकार के लिए काव्य प्रकाश का 10वां उल्लास पढ़ना होगा। अब ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत पढ़ना है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष पढ़ना है।
फिर भरतनाट्य शास्त्र, तो भरतनाट्य शास्त्र का दूसरा एवं छठा अध्याय पढ़ना हम लोगों को। दशरूपक का प्रथम एवं तृतीय प्रकाश पढ़ना है और ये सब डीप स्टडी के अंतर्गत आ रहे हैं, सब तैयार करना है जितना आ रहा है। छंद परिचय में आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति वंशज, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाक्रांता, हरणी, शार्दूल, विक्रीडित एवं श्रद्धरा। तो कुल मिला के 15 छंद पढ़ने हैं। 15 छंदों के कुछ नहीं करना है, बस इनके छंद के लक्षण और उदाहरण। तो उदाहरण के लिए बहुत सारे हम लोगों को काव्य ग्रंथ पढ़ने हैं, तो वहीं से उदाहरण लिया जाएगा। बाकी लक्षण और उदाहरण, छंदों के लक्षण और उदाहरण, इसी प्रकार अलंकार के भी लक्षण और उदाहरण पढ़े रहना है। कि जो नवी इकाई आ रही है इसका भी सामान्य अध्ययन करना है, इस इकाई का भी सामान्य ही अध्ययन करना है। तो क्या क्या पढ़ना है सामान्य अध्ययन में? पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र, इतनी चीज़ें आएंगी। पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास, पुराण इतिहास का अभिप्राय है पुराण और इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख शास्त्र, 3 शीर्षकों में इस यूनिट को समेटा गया है और इस यूनिट का सामान्य अध्ययन करना है। तो क्या क्या फिर और चीज़ें दे रहे हैं डिटेल में कि निम्नलिखित का सामान्य परिचय कैसे? रामायण, तो रामायण इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत भी आता है। रामायण महाभारत आर्ष ऋषि प्रणीत माने जाते हैं और इतिहास के अंतर्गत भी आते हैं, इतिहास पुराण के अंतर्गत आते हैं। तो रामायण में क्या क्या पढ़ना है? विषय वस्तु, काल, रामायण की विषय वस्तु क्या है, किनको आधार बनाकर यह ग्रंथ रचा गया है, इसकी रचना की पृष्ठभूमि क्या है, काल, रामायणकालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत यह कैसे बना, अर्थात इस ग्रंथ को उपजीव्य मानकर कितने ग्रंथ रचे गए, उनका सामान्य ग्लासरी के रूप में हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। फिर साहित्यिक महत्व इसका क्या है, और रामायण के आख्यान जो प्रसिद्ध आख्यान है, जैसे शबरी का आख्यान है, सुग्रीव इत्यादि का आख्यान है, वो सब ऐसे ही आख्यानों के विषय में हम लोगों को परिचित होना चाहिए। फिर महाभारत में, तो महाभारत के संबंध में भी विषय वस्तु, महाभारत की विषय वस्तु क्या है और इसका समय क्या है, विद्वानों के अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार, पश्चिमी विद्वानों के अनुसार महाभारतकालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए यह कैसे प्रेरणा स्रोत बना, उपजीव्य मानकर विशेष ग्रंथ कौन कौन से रचे गए हैं, चाहे वह महाकाव्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे अन्य विधाओं पर लिखे गए हों। फिर साहित्यिक महत्व इसका क्या है और महाभारत के आख्यान प्रख्यात कौन कौन से हैं। इसके पश्चात पुराण आ रहा है, तो पुराण में पुराण की परिभाषा क्या है, महापुराण कितने हैं, उपपुराण कितने हैं, पौराणिक सृष्टि क्या है और सृष्टि विज्ञान, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, इतने हेडिंगों में इस पॉइंट, इस बिंदु को समेटा गया है। फिर इसके पश्चात जो बिंदु आ रहा है यह है प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय। तो प्रमुख स्मृतियों में जैसे मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, तो इन सभी स्मृतियों के विषय में हम लोगों को परिचित होना चाहिए, इनकी विषय वस्तु से परिचित होना चाहिए, इनके लेखक के विषय में परिचित होना चाहिए। फिर लिपि, लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास और इसके उत्पत्ति के सिद्धांत, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में और गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में कुछ आधारभूत डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतिहास, इसका इतिहास का, इसकी उत्पत्ति का इतिहास क्या है, कैसे इसका विकास हुआ था और किन किन राजाओं के समय ये बहुत प्रचलित थी। क्योंकि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में हमारे संस्कृत भाषा की लिपि ब्राह्मी ही होती थी, भाषा संस्कृत होती थी, लिपि ब्राह्मी होती थी, उसको लिखा इस लिपि में जाता था। फिर इसके पश्चात अभिलेखों का सामान्य परिचय। तो साथियों, यूपीएससी संस्कृत पाठ्यक्रम 2023 की ये अंतिम इकाई है, 10वीं इकाई। तो इस इकाई का विशेष अध्ययन करना है, अर्थात पूरा कमांड रखना है जितने बिंदु आ रहे हैं इस इकाई के अंतर्गत। तो इसमें दिया जा रहा है, सब हेडिंग ख डाली जा रही है, फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रथम विनयाधिकारिक का अध्ययन करना है। फिर मनुस्मृति, मनुस्मृति पूरी नहीं पढ़नी है बल्कि प्रथम, द्वितीय एवं 7वां अभ्यास पढ़ना है। तो मनुस्मृति के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं 7वां अध्याय पढ़ना है, 7वां चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहाराध्याय मात्र पढ़ना है। इसके पश्चात आ रहा है शीर्षक लिपि तथा अभिलेख। तो लिपि तथा अभिलेख में किन किन अभिलेखों के संदर्भ में, किन कालीन अभिलेखों के संदर्भ में विशेष अध्ययन करना है, तो गुप्तकालीन दे रहे हैं। गुप्तकाल के जो अभिलेख हैं, तो गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, पहले लिपि के संबंध में, तो दोनों ही काल की लिपियों में डिफरेंस आया करता है। अशोककालीन लिपि में और गुप्तकालीन लिपि में डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे ये हेडिंग दी जा रही है कि गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है और जो विशेषताएं हैं वही सब इस शीर्षक में आ जाएंगी। फिर अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख और प्रमुख स्तंभलेख।
मौर्य काल के पश्चात, मौर्योत्तर कालीन अर्थात मौर्य काल के पश्चात जो अभिलेख लिखे गए हैं, तो मौर्योत्तर कालीन अभिलेख कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख है। प्रतिमा पर लिखा गया है ये लेख, इसलिए कह रहे हैं सारनाथ का 3 वर्ष का शासन के जो प्रारंभिक 3 वर्ष थे उनके संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती, तो सारनाथ के बौद्ध प्रतिमा पर ये लेख लिखा गया है। फिर रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये गुफा में लिखा गया है। फिर गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, ये अन्य सब शीर्षक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है लिपि तथा अभिलेख, वैसे ही ये गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख आ रहा है, ये शीर्षक हो जाएगा। ये इस प्रकार इसको स्टार बना के रखेंगे क्योंकि ये सब हेडिंग है। तो गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख ये शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जैसे यहाँ पे लिपि तथा अभिलेख ये शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ना था कि गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करना है, क्या दोनों में डिफरेंस था। अशोक के अभिलेख प्रमुख शिलालेख प्रमुख स्तंभ लेख पढ़ने हैं, और मौर्योत्तरकालीन अभिलेख तथा कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख पढ़ना है। फिर रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ना है, ये गुफा में लिखवाया गया था। फिर जो शीर्षक आ रहा है गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, तो इसमें इस शीर्षक के अंतर्गत जो बिंदु आ रहा है वह है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्षवर्धन का कन्नौज नरेश, हर्ष का तो बांसखेड़ा का ताम्रपट्टा अभिलेख है, ताम्रपट्ट पर लिखा गया है। फिर इसके पश्चात पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख है। तो इस प्रकार गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख में इतने लोगों को अर्थ, समुद्रगुप्त, यशोधर्मन, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, इन 4 शासकों के काल में जो ये लेख लिखे गए थे उनका अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यूपीएचईएससी संस्कृत पाठ्यक्रम का विस्तार से अध्ययन कर लिया। तो अब इनकी तैयारी की रणनीति क्या रहेगी, तो तैयारी की रणनीति ये रहेगी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में बांटा गया है, और 5 इकाई ऐसी हैं जिनका सामान्य अध्ययन करना है, कॉमन अध्ययन करना है, और 5 इकाई ऐसी है जिनका विशेष अध्ययन करना है। जिनका विशेष अध्ययन करना है उन्हीं के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा, क्योंकि डीप स्टडी के अंतर्गत उन इकाइयों में जितनी चीज़ें आ रही हैं लगभग उनको याद करने की कोशिश करनी होगी, उन पर पूरा कमांड रखना होगा। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएचईएससी संस्कृत में 100 प्रश्न आते हैं, 70 प्रश्न सब्जेक्ट से आते हैं, 30 प्रश्न जीएस जीके इत्यादि से आते हैं, समसामयिक घटना इत्यादि सब पर उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित भी कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ इतिहास भूगोल इत्यादि से, कुल मिला के 30 प्रश्न जीएस के होते हैं। तो जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न पत्र वह 100 अंकों का होता है, एक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आते हैं। प्रश्नों की संख्या, प्रश्न जो रहेंगे प्रश्नों की संख्या 100 होगी। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहता है, तो प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और अंक भी 100 ही रहेंगे। अब इनमें से 70 प्रश्न सब्जेक्ट से और 30 प्रश्न जीके जीएस। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 100 प्रश्न पहुंचते हैं। सब्जेक्ट से मात्र 70 प्रश्न ही आते हैं, किंतु पाठ्यक्रम देखिए बहुत बड़ा है, 10 यूनिट में विभाजित है, और उनमें भी 5 विशेष अध्ययन करना है, 5 का सामान्य अध्ययन करना है। तो हम लोगों की जो तैयारी की रणनीति रहेगी, हम लोग पहले जिन इकाइयों पर विशेष अध्ययन करना है उन्हीं इकाइयों पर फोकस करेंगे। पहले उन्हीं इकाइयों को पढ़ेंगे, उनको कवर करेंगे पूरा। उनको कवर करने के पश्चात यदि समय रहेगा तो जिन इकाइयों का सामान्य अध्ययन करना है उनको पढ़ेंगे, अन्यथा उनके संबंध में जितना भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितना भी मैटर आ रहा है उसका आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा, क्योंकि समय से पाठ्यक्रम को ख़त्म भी करना है कदाचित ऐसी, और 15-20 दिन पूरा बचा के रखना होगा अभ्यास के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। और इस पाठ्यक्रम का जो चार्ज रखा गया है
ये पूरी तरह से पेड कक्षा होगी। मात्र 1500 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। तो उस चार्ज में भी पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा जाएगा। जो विशेष अध्ययन जिन इकाइयों का करना उनका विशेष अध्ययन करेंगे। सामान्य इकाइयों के लिए यदि समय रहेगा तो ठीक है, अन्यथा उनका प्रिंटेड मैटर आपको नोट्स पूरा दिया जाएगा ताकि तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। फिर कोशिश करेंगे कि लगभग प्रत्येक यूनिट से, और विशेषकर जिनका विशेष अध्ययन करना है, तो प्रत्येक यूनिट से कम 100, 150, 200 जितना भी प्रश्न निकाल पाएँ उन सारे संभावित प्रश्नों को निकालें और उनका अभ्यास लाइव कक्षा के माध्यम से किया जाए। तो कक्षाएं लाइव चलेंगी, सारी कक्षाएं लाइव चलेंगी, ऐप पर चलेंगी। तो ऐप पर आप सभी जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विद्याचलम संस्थान नाम का ऐप बना है। उस ऐप पे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, ओपन हो गया है। आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। मात्र 1500 फीस है। उतनी फीस पे करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो कुल मिला के समग्र तैयारी करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की आयोजित करवाई जाएगी। कोशिश करेंगे, देखेंगे यदि समय कम है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे आप लोगों को पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए। लाइव कक्षा में हम लोग नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। और जो मटेरियल आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाएंगे हम। कोशिश करेंगे कि स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को दे पाएँ। सिलेबस है ये उदयचलम ऐप पर डाल दिया जाएगा प्रिंटेड में। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको अपने पास रख सकते हैं और सामने पाठ्यक्रम रख के ही तैयारी की जाती है, जिससे आइडिया लगता है कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी कितना बचा है। इसलिए पाठ्यक्रम सबके पास होना चाहिए। तो ये रहेगी हम लोगों की रणनीति। और मार्क टेस्ट के लिए जैसे ही हफ्ते भर परीक्षा बचती है, वैसे ही आप लोगों की मार्क टेस्ट करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जाएगी। तो इस प्रकार ये रणनीति रहेगी हम लोगों की तैयारी की। और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है साथियों, मात्र 1500 है। फीस पे करके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। तो जितने बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे पास, हमें उतने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको हम पूरा जो भी होगा, जिस भी यूनिट से देखेंगे कि यदि लाइव कक्षा में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हो पा रहा है तो स्टडी मटेरियल प्रिंटेड में भी प्रोवाइड करवाएंगे। लाइव कक्षा में प्रॉपर ढंग से हम लोग पढ़ेंगे ही, रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगे। बाकायदा टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जाएगी और परीक्षा एक हफ्ते पहले ही मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा आप लोगों का। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्नों की संख्या 100 आती है, ऐसे ही प्रश्न बना के आप लोगों का मॉक टेस्ट लेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें, इस परिवार से जुड़ें। और अध्ययन के लिए, प्रॉपर अध्ययन के लिए उदयाचलम ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि कक्षा ऐप पर ही चलेंगी और पूरी तरह से कक्षा पेड है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 1500 है। 1500 फीस में आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी आयोजित करवाई जाएगी संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बराबर आपको दिए जाएंगे। जितने प्रश्न अब तक उत्तर प्रदेश हायर में पूछे जा चुके हैं, अन्य राज्यों की जो हायर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत से संबंधित, उनके भी प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो इस प्रकार कुल मिला के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट पर लगभग 150-200 संभावित प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी आप लोगों को और मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। आएँ, तैयारी के लिए अपनी जीत सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।